तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल के पिछले एपिसोड में देखा था कि बीस्ट गॉड दीतियान श्रेक सिटी में आया था और उसने यान शाओज़ा से कहा था कि हुओ युहाओ को बाहर बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। तो अब आगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यान शाओज़ा के चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभर आती है जब उससे हुओ युहाओ के बारे में पूछा जाता है। वो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करते हुए कहता है कि युहाओ तो काफ़ी पहले सनमून एम्पायर के मिशन पर गया था और उसके बाद उसने उसे देखा ही नहीं। लेकिन उसके पीछे खड़ी शियान लिनर तुरंत समझ जाती है कि यान शाओज़ा कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है। आखिर सामने खड़ा कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बीस्ट गॉड दीतियान था, जो पूरी कॉन्टिनेंट का सबसे टेरिफाइंग सोल बीस्ट माना जाता था। दीतियान की आंखें ठंडी चमक से भर उठती हैं। उसकी आवाज़ में गुस्सा और वार्निंग दोनों साफ महसूस होते हैं। वो सीधे कह देता है कि उसने हुओ युहाओ की ऑरा को श्रेक सिटी के अंदर खुद महसूस किया है और उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए। फिर वो अंतिम चेतावनी देता है, सिर्फ 7 सेकंड। अगर उस वक्त के अंदर हुओ युहाओ के हवाले नहीं किया गया तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी श्रेक एकेडमी की होगी। लेकिन उसी पल आसमान में एक जबरदस्त येलो लाइट फूट पड़ती है। एक पुरानी लेकिन अथॉरिटी से भरी आवाज पूरी एरिया में गूंज उठती है। वो आवाज दीतियान से पूछती है कि आखिर वो बदतमीजी कैसे करेगा। अगले ही सेकंड येलो लाइट सीधे दीतियान के सामने पहुंच जाती है और उसके द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर पल भर में टूट जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर श्वान थे। जब दीतियान की नज़र एल्डर श्वान पर पड़ती है तो उसकी आंखों में सच्ची हैरानी दिखाई देती है। यान शाओज़ा का रैंक 97 तक पहुंचना उसे इतना चकित नहीं करता था, लेकिन एल्डर श्वान अलग थे। दीतियान तुरंत महसूस कर लेता है कि एल्डर श्वान के अंदर एक सेकंड सोल कोर मौजूद है और ये कोई मामूली बात नहीं थी। सेकंड सोल कोर सिर्फ एक अल्टीमेट डुलुओ की पहचान होती है। ये वो रेल्म था जहां पहुंचना काउंटलेस एक्सपर्ट्स का सपना होता है, लेकिन अधिकतर लोग पूरी जिंदगी में भी उस दरवाजे को छू नहीं पाते। दीतियान अच्छी तरह जानता था कि अल्टीमेट डुलुओ कितनी डेंजरस होते हैं। कई 100,000 ईयर्स ओल्ड बीस्ट्स की टोटल सोल पावर उनके बराबर हो सकती थी, लेकिन रियल बैटल में अल्टीमेट डुलुओ फिर भी ज्यादा खतरनाक साबित होते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका सेकंड सोल कोर। सोल बीस्ट्स के लिए सेकंड सोल कोर बनाना बहुत मुश्किल होता है। 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में भी सिर्फ 2 ही ऐसे थे जो इस अचीवमेंट तक पहुंच पाए थे। पहला खुद बीस्ट गॉड दीतियान और दूसरा इविल आई टायरेंट किंग। इसी वजह से दीतियान को एल्डर श्वान को देखकर इतनी हैरानी हुई। उसे याद था कि एल्डर श्वान कई सालों से रैंक 98 पर अटके हुए थे। ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस को देखते हुए उनका आगे बढ़ना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन आज सच उसके सामने खड़ा था। एल्डर श्वान अब एक असली अल्टीमेट डुलुओ बन चुके थे। दीतियान ठंडी नज़र से उन्हें देखता है और पूछता है कि क्या सिर्फ अल्टीमेट डुलुओ बन जाने से उन्हें लगता है कि वो बीस्ट गॉड का सामना कर सकते हैं। लेकिन एल्डर श्वान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देते हैं कि इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बैटल। साथ ही वो दीतियान को पिछले कुछ सालों की याद दिलाते हैं। श्रेक एकेडमी और ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट के बीच लंबे समय से शांति बनी हुई थी। स्पिरिट पगोडा के माध्यम से दोनों तरफ कोऑपरेशन बढ़ा था। फॉरेस्ट के अंदर सोल बीस्ट हंटिंग और किलिंग बहुत कम हो गई थी। दोनों फैक्शंस के बीच रिलेशन पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हो गए थे। एल्डर श्वान कहते हैं कि इतनी मुश्किल से बनी इस शांति को तोड़ने के लिए दीतियान आज खुद श्रेक के दरवाजे पर आ गया है। अगर उसने अपने एक्शंस का सही जवाब नहीं दिया तो श्रेक उसे आसानी से वापस नहीं जाने देगा। ये सुनकर दीतियान कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। सच कहें तो एल्डर श्वान गलत नहीं थे। पिछले कुछ सालों में ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट और श्रेक के रिलेशन सच में काफी बेहतर हुए थे। जब हुओ युहाओ, बेबे, सुसानशी, जियान नान और उनके साथियों ने स्पिरिट पगोडा में शपथ ली थी कि वो बिना वजह किसी सोल बीस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब एमरल्ड स्वान बीजी बहुत खुश हुई थी। उसी दिन से दोनों तरफ भरोसा बढ़ने लगा था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया था। दीतियान खुद भी नहीं चाहता था कि इतनी मेहनत से बनी शांति टूट जाए, लेकिन उसके पास एक ऐसा रीजन था जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता था। उसके बॉडी में अजीब चेंजेस हो रहे थे। उसका रिवर्स स्केल ऑरा गायब हो गया था और इस पूरे राज की चाबी सिर्फ एक व्यक्ति के पास थी, हुओ युहाओ। इसीलिए दीतियान अपनी आवाज को पहले से थोड़ा नरम करता है। वो एल्डर श्वान को समझाता है कि उसका मकसद श्रेक को प्रोवोक करना नहीं है। वो सिर्फ हुओ युहाओ से कुछ सवाल पूछना चाहता है। अगर युहाओ बाहर आ जाए और उसके सवालों का जवाब दे दे तो वो तुरंत यहाँ से चला जाएगा। ये देखकर एल्डर श्वान भी थोड़ा शांत होते हैं। वो गहरी सांस लेकर सच बताते हैं, हुओ युहाओ इस वक्त बहुत बुरी तरह इंजर्ड है। एक अनइमेजिनेबली पावरफुल एनिमी के साथ बैटल के दौरान उसे गंभीर चोटें लगी हैं। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो मुश्किल से जिंदा है। एल्डर श्वान कहते हैं कि अगर दीतियान को वाकई हुओ युहाओ की चिंता है तो उसे श्रेक के साथ मिलकर उस टेरिफाइंग एनिमी का सामना करना चाहिए जिसने युहाओ को इस हालत में पहुंचाया। ये बात सुनते ही दीतियान की आंखें सिकुड़ जाती हैं,
क्या हुआ युहाओ सच में किसी सुपर एक्सपर्ट के अटैक का शिकार हुआ था? अगर ऐसा है तो शायद उसके रिवर्स स्केल ऑरा के गायब होने की वजह भी समझ आ सकती है। कुछ सुप्रीम लेवल अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी भी प्रोटेक्शन को टेम्पररी तौर पर डिस्ट्रॉय या सप्रेस कर सकते हैं। दी तियान कभी भी ह्यूमंस के पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन हुओ युहाओ उसके लिए एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं था। उसके अंदर डेस्टिनी 3 आइड गोल्डन लायन की पावर मौजूद थी, और ये पावर दी तियान की फ्यूचर ब्रेक थ्रू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी वजह से बीस्ट गॉड इतनी दूर से खुद यहाँ आया था। जब दी तियान ने एल्डर श्वान से कहा कि उसे तुरंत हुओ युहाओ के पास ले चलो, तब एल्डर श्वान के दिल में एक जबरदस्त टेंशन पैदा हो गई। वो समझ चुका था कि बीस्ट गॉड को कुछ ना कुछ पता चल चुका है। शायद उसे महसूस हो गया था कि हुओ युहाओ अपना सेकंड सोल कोर बनाने के बिल्कुल करीब है। लेकिन एल्डर श्वान किसी भी हालत में दी तियान को इस वक्त हुओ युहाओ के पास नहीं जाने दे सकता था। अगर बीस्ट गॉड ने उसकी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर दिया तो सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो सकती थी। इसलिए एल्डर श्वान ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा कि हुओ युहाओ की इंजरीज का ट्रीटमेंट हो चुका है और डॉक्टर्स ने उसे डिस्टर्ब करने से मना किया है। उसने दी तियान को अकेडमी में रुकने और थोड़ा इंतजार करने का सजेशन दिया। लेकिन बीस्ट गॉड कोई आम क्रीचर नहीं था। वो लाखों सालों से जिंदा था और काउंटलेस स्कीम्स देख चुका था। जैसे ही उसने एल्डर श्वान की बात सुनी, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने तुरंत समझ लिया कि एल्डर श्वान सिर्फ टाइम बाय कर रहा है। दी तियान ने कोल्ड वॉइस में कहा कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। या तो तुम हुओ युहाओ को मेरे सामने लाओ या मुझे उसके पास ले चलो, वरना मुझे फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। ये सुनते ही एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी हो गया। एल्डर श्वान ने भी अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। उसने बीस्ट गॉड को याद दिलाया कि ह्यूमंस और ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट के बीच एक अग्रीमेंट मौजूद है। अगर दी तियान आज यहाँ फोर्स यूज़ करता है तो ये अग्रीमेंट टूट सकता है और दोनों साइड्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। एक पल के लिए दी तियान भी चुप हो गया। उसके लिए ये कोऑपरेशन बहुत वैल्यूबल था। स्पिरिट कगोडा की वजह से सोल बीस्ट्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ डेस्टिनी पावर उसके फ्यूचर के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आखिरकार दी तियान ने अपना डिसीजन ले लिया। उसने एल्डर श्वान की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे अपनी बात बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है। मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है। ये वर्ड सुनते ही एल्डर श्वान समझ गया कि अब नेगोशिएशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसे हुओ युहाओ को प्रोटेक्ट करना है तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, फाइट। एल्डर श्वान ने सीधा बीस्ट गॉड की आंखों में देखकर कहा कि अगर तुम हुओ युहाओ की रिकवरी में इंटरफेयर करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनते ही दी तियान की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? एल्डर श्वान जोर से हंसा। उसने कहा कि अल्टीमेट डुओलो बनने के बाद मुझे कभी अपनी ट्रू स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। आज कॉन्टिनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग मेरे सामने खड़ा है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे कभी नहीं मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस देखकर दी तियान भी इम्प्रेस हो गया। उसने शांत आवाज़ में जवाब दिया कि ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर तुम 1 घंटे तक मेरे अटैक्स को रोक पाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम मुझे हुओ युहाओ के पास ले जाओगे। एल्डर श्वान ने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही पल दोनों फिगर्स आसमान की तरफ उड़ गए। यान शाओजर, शियान लिनर और अकेडमी के बाकी एक्सपर्ट्स उनके पीछे नहीं गए। वो जानते थे कि ये बैटल उनके लेवल से बहुत ऊपर है, लेकिन वो इतनी दूर ज़रूर रुक गए जहाँ से फाइट ऑब्जर्व की जा सके। धीरे धीरे दोनों सिलुएट्स और ऊपर बढ़ते गए। 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर और आखिरकार 5000 मीटर की हाइट पर दोनों रुक गए। इस हाइट पर आसमान बिल्कुल खुला था और उनकी बैटल किसी भी सिटी को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकती थी। एल्डर श्वान ने एक गहरी सांस ली। अगली ही सेकंड उसके शरीर से एक के बाद एक सोल रिंग्स बाहर निकलने लगे। उनकी टेरिफाइंग ऑरा ने पूरे स्काई को येलो लाइट से भर दिया। हर सोल रिंग के अपीयरिंग्स के साथ सराउंडिंग स्पेस वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। दूसरी तरफ दी तियान बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और प्राइड साफ नजर आ रही थी। उसने एल्डर श्वान की ऑरा को महसूस करते हुए कहा कि तुम्हारे पास अभी भी सिर्फ ह्यूमन रेजोनेंस सोल कोर है। शायद तुमने इसे बनाने का कोई स्पेशल मेथड ढूंढ लिया हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारे चांसेस बहुत कम हैं। एल्डर श्वान ने बिना डरे जवाब दिया कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये कहकर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधा दी तियान की तरफ पॉइंट कर दिया। उसी पल पूरा स्काई वायलेंटली शेक करने लगा। एक ब्लाइंडिंग येलो लाइट आसमान में फैल गई और फिर एल्डर श्वान के पीछे एक अनइमेजिनेबल जायंट फिगर अपीयर हुई। ये था उसका मार्शल सोल, गॉडली टाउटिएबुल। 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा ये कलोसल बीस्ट आसमान में खड़ा था। उसका जाइगेंटिक बॉडी डिवाइन लाइट से चमक रहा था और उसकी प्रेजेंस ही माउंटेन्स को हिला देने के लिए काफी थी। उनके लेवल पर सोल स्किल्स अब सिर्फ नाम की चीज रह गई थी, क्योंकि उनका हर नॉर्मल अटैक ही एक डेविस्टेटिंग टेक्निक के बराबर था। एल्डर श्वान ने पहला मूव किया, लेकिन दी तियान बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी चेस्ट से एक ब्लैक लाइट निकली और अगले ही पल एल्डर श्वान की टेरिफाइंग पाम फोर्स हवा में ही गायब हो गई, जैसे किसी इनविजिबल ब्लैक होल ने उस अटैक को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया हो। ये देखकर एल्डर श्वान भी शॉक हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि दी तियान की लॉज और स्पेशल पावर्स की अंडरस्टैंडिंग उससे कहीं ज्यादा गहरी है।
तब दीतियान ने शांत लेकिन घमंडी आवाज में कहा कि वो इस लेवल पर लाखों सालों से खड़ा है। सोल बीस्ट्स भले ही गॉड रियल्म की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से गॉड्स ना बन सके हों, लेकिन डाउलो कॉन्टिनेंट पर कोई भी ह्यूमन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दीतियान की बात सुनते ही एल्डर शुआन की आंखों में डिटर्मिनेशन और तेज हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने गोलाकार में रखा और उसके पीछे खड़ा जाइगैंटिक टाउटियर डिवाइन बुल एक भयानक रॉर करने लगा। अगले ही पल उसके हाथों के बीच एक स्ट्रेंज येलो स्फीयर अपीयर हुआ। ये नॉर्मल एनर्जी बॉल नहीं थी, इसके अंदर अलग अलग फ्रैगमेंट्स तैर रहे थे, जैसे एक छोटा सा वर्ल्ड उसके अंदर बंद हो। कुछ जगह माउंटेन्स जैसे दिख रहे थे, कुछ जगह फ्लोइंग वाटर, और हर फ्रैगमेंट अपनी अलग एनर्जी रिलीज कर रहा था। इस अटैक को देखकर पहली बार दीतियान भी हैरान हो गया। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि एल्डर शुआन सिर्फ एनर्जी गैदर नहीं कर रहा, बल्कि एक मिनिएचर कॉन्टिनेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तब एल्डर शुआन ने ठंडी आवाज में अपनी टेक्निक का नाम बताया, हेवन एंड अर्थ रेजोनेंस। जैसे ही उसने अटैक को आगे धक्का दिया, एक ऐसा सीन सामने आया जिसे देखकर हर इंसान की सांसें रुक गईं। नीचे की पूरी धरती अचानक जग उठी। श्रेक सिटी, उसके बाहर के प्लेन्स और दूर तक फैला हुआ सन मून एम्पायर का कैंप सब एक साथ गोल्डन येलो लाइट से चमकने लगा। जमीन से अनेक येलो पार्टिकल्स आसमान की तरफ उड़ने लगे और उनके अंदर से अर्थ एलिमेंट की अनइमेजिनेबल एनर्जी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कॉन्टिनेंट एल्डर शुआन के अटैक को सपोर्ट कर रहा हो। नीचे सन मून एम्पायर के सोल्जर्स और सोल इंजीनियर्स पहले ही आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्हें पता था कि ऊपर जो बैटल होने वाली है वो आम बैटल नहीं, बल्कि दो सुप्रीम एग्जिस्टेंसेस की क्लैश है। शूजी अपने क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के साथ बाहर आई और होली गोस्ट चर्च के एक्सपर्ट्स भी उसके पास खड़े हो गए। लेकिन जब उन्होंने एल्डर शुआन के पीछे 1000 मीटर लंबा टाउटियर डिवाइन बुल देखा, तब सबसे बड़ा शॉक होली गोस्ट चर्च के सुप्रीम लीडर जोंगली वू को लगा। उसकी आंखें फट गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि श्रेक एकेडमी का एल्डर शुआन अब एक अल्टीमेट डुलुओ बन चुका है। ये खबर किसी भी एम्पायर के लिए नाइटमेयर से कम नहीं थी। अल्टीमेट डुलुओ का मतलब था एक ऐसा पावर हाउस जिसे ऑर्डिनरी सोल टूल से रोकना नामुमकिन हो। जोंगली वू को तुरंत समझ आ गया कि अगर श्रेक एकेडमी के पास एक और अल्टीमेट डुलुओ आ गया है तो उनके फ्यूचर प्लान्स बहुत मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि एल्डर शुआन का अपोनेंट कौन है। आसमान में खड़ी ब्लैक फिगर ने अब तक अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। हर कोई बस अंदाजा लगा रहा था, कौन हो सकता है जो एक अल्टीमेट डुलुओ के सामने इतनी शांति से खड़ा रहे। शूजी भी कंफ्यूजन में थी। अगर दोनों अल्टीमेट डुलुओ श्रेक एकेडमी के होते तो उसके सारे मिलिट्री प्लान्स खतरे में पड़ सकते थे, क्योंकि एक अल्टीमेट डुलुओ जब डिस्ट्रक्शन पर उतर आए तो पूरी आर्मी भी उसे रोक नहीं सकती। इसी दौरान जमीन से उठते हुए येलो लाइट पार्टिकल्स और भी ज्यादा पावरफुल होते गए। लेकिन तब जोंगली वू के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। एक ट्रांसेंडेंट डुलुओ होने के नाते वो समझ गया था कि ये सिर्फ एक पावरफुल अटैक नहीं है। एल्डर शुआन ने अपने मार्शल सोल की ट्रू एसेंस को कॉम्प्रिहेंड कर लिया था। ये वही कॉस्मिक फिनोमिनन था जो तब होता है जब कोई सोल मास्टर अपने मार्शल सोल को हेवन और अर्थ के साथ पूरी तरह रेजोनेट कर देता है। इसका मतलब था कि एल्डर शुआन ने सिर्फ अल्टीमेट डुलुओ का लेवल ही अचीव नहीं किया, बल्कि अपनी मार्शल सोल की अल्टीमेट ट्रूथ को भी समझ लिया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको और भी ज्यादा डरा दिया। अचानक पूरा आसमान अंधेरा होने लगा। एल्डर शुआन की येलो रेडियंस अब भी चमक रही थी, लेकिन होराइजन पर डार्कनेस फैलती जा रही थी। फिर ब्लैक शैडो के पीछे से एक कलॉसल ड्रैगन हेड इमर्ज हुआ। ये ड्रैगन हेड इतना बड़ा था कि टाउटियर डिवाइन बुल भी उसके सामने छोटा लग रहा था। उसकी लेंथ 1000 मीटर से भी ज्यादा थी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना सॉलिड था जैसे कोई रियल एंशिएंट ड्रैगन हेवन से उतर आया हो। लेकिन सबको पता था कि कोई भी ऑर्डिनरी ड्रैगन इतना जाइगेंटिक नहीं हो सकता। जैसे ही ड्रैगन की रॉर गुंजी, पूरा स्काई कांप उठा। पर्पल ब्लैक लाइट की काउंटलेस स्ट्रीम्स आसमान से नीचे गिरने लगी। ये लाइट्स बारिश की बूंदों की तरह लग रही थी, लेकिन उनके अंदर डिस्ट्रक्शन और डार्कनेस की टेरिफाइंग ऑरा भरी हुई थी। हर लाइट बीम नीचे आकर डार्क पर्पल एनर्जी स्फीयर्स में बदल रही थी और उन्होंने जमीन से उठ रहे येलो पार्टिकल्स को रोकना शुरू कर दिया। जो अर्थ एनर्जी एल्डर शुआन गैदर कर रहा था, उसे अब ये डार्क फोर्स डायरेक्टली सप्रेस कर रही थी। एक भी येलो पार्टिकल आसमान तक नहीं पहुंच पा रहा था। नीचे खड़े लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। सबको महसूस हो रहा था कि कोई अनइमेजिनेबल एग्जिस्टेंस बैटलफील्ड पर आ चुका है। जोंगली वू ने उस ड्रैगन को देखा और उसके मन में तुरंत एक नाम आया। क्या ये ड्रैगन अंकल हो सकते हैं? क्या ये डार्कनेस होली ड्रैगन की पावर है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद अपने ख्याल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस ड्रैगन के साथ उसने कुछ और भी देखा था। डार्कनेस के बीच एक जोड़ी गोल्डन आइज चमक रही थी और उन आंखों को देखते ही जोंगली वू के अंदर का डर अपने चरम पर पहुंच गया। और शॉकिंग बात ये थी कि जिस इंसान को सब ड्रैगन अंकल समझ रहे थे, वो असल में बीस्ट गॉड दीतियान था। गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग, ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट का रूलर और पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस। जैसे ही ये सेट सामने आया, पूरा सन मून एम्पायर एकदम खामोश हो गया। हर किसी के चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। सबको पता था कि सोल बीस्ट्स आमतौर पर ह्यूमंस की वॉर्स में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन दीतियान कोई ऑर्डिनरी सोल बीस्ट नहीं था। उसका नाम ही इतना टेरिफाइंग था कि उसे सुनते ही लोगों के हौसले टूट जाते थे। सबको याद था कि मिंगदो माउंटेन रेंज में डेथ गॉड डोल्वो जैसे पावरफुल एक्सपर्ट भी हुओ युहाओ के सामने कुछ खास नहीं कर पाया था जब हुओ युहाओ ने दीतियान की पावर बोरो की थी। सिर्फ उस पावर का एक छोटा सा हिस्सा ही इतना टेरिफाइंग था, तो खुद बीस्ट गॉड कितना डेंजरस होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि आसमान में दिख रही ब्लैक शैडो कोई प्रोजेक्शन या इल्यूजन नहीं थी।
इस बार दीतियान पर्सनली बैटलफील्ड पर आया था। इसी वजह से एल्डर्स हुआन शुरू से ही अपनी फुल स्ट्रेंथ रिलीज कर चुका था। बीस्ट गॉड के सामने कोई भी एक्सपर्ट अपनी पावर रिजर्व करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आसमान में टेरिफाइंग ऑरा लगातार टकरा रही थी। हर तरफ प्रेशर ही प्रेशर था। सन मून एम्पायर के सोल्जर्स और सोल इंजीनियर्स को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें तक रुक गई हों। उनके दिलों में एक अजीब सा फियर भर गया था। इस सब के बीच होली गोस्ट चर्च के लीडर जोंगली वू के दिल में एक्साइटमेंट जग रही थी। उसने तुरंत एक अपॉर्चुनिटी देख ली। अगर बीस्ट गॉड श्रेक सिटी पर अटैक कर रहा था तो इसका मतलब था कि श्रेक एकेडमी एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंस चुकी है। अगर दीतियान सिटी की डिफेंसेस तोड़ देता है तो सन मून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च दोनों मिलकर श्रेक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन सोचना और करना दो अलग बातें थीं। जोंगली वू के दिमाग में अटैक करने का प्लान चल रहा था, लेकिन दीतियान का ओवरवेलमिंग प्रेशर इतना टेरिफाइंग था कि वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रहा था। ये प्रेशर किसी ऑर्डिनरी पावर हाउस का नहीं था, ये दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस का प्रेशर था। इसी वजह से जब सन मून एम्पायर के लोगों ने कंफर्म सुना कि आसमान में खड़ा एक्सपर्ट बीस्ट गॉड दीतियान है, तो उनका पहला रिएक्शन अटैक करना नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना था। उनके दिल में सिर्फ एक ही इमोशन था, फियर। तभी बैटलफील्ड में सू जुजू की ठंडी और काम आवाज गुंजी। उसने बिना डरे ऑर्डर दिया कि सारे सोल टूल फ्रंट्स बैटल रेडी हो जाएं। सारे लॉन्ग रेंज लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स को चार्ज करके फायरिंग पोजीशन में लाया जाए। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन लाउड स्पीकर के थ्रू पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। जो सोल इंजीनियर्स अभी तक शॉक में थे, उन्हें तुरंत होश आ गया। वो कांपते हुए अपनी पोजीशंस पर लौट गए। ये देखकर जोंगली वू को भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। इतने क्रिटिकल मोमेंट में एक यंग गर्ल उससे ज़्यादा कंपोज्ड थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को समझा दिया। उसके हिसाब से सू जिजू दीतियान की असली पावर नहीं जानती थी, इसीलिए वो इतनी काम थी। उधर आसमान में बैटल और भी इंटेंस होती जा रही थी। पर्पल ब्लैक और गोल्डन येलो एनर्जीज एक दूसरे से टकरा रही थी। पूरा स्काई डैजलिंग लाइट से भर गया था। एल्डर्स हुआन का जाइंट एनर्जी स्फीयर धीरे धीरे दीतियान के करीब पहुंच रहा था। दीतियान ने एल्डर्स हुआन को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा और कहा, सुआनजी, क्या तुम सच में डेथ तक लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बिना श्रेक एकेडमी बाहर खड़ी एनिमी आर्मीज के सामने टिक नहीं पाएगी। दीतियान बैटलफील्ड की हर सिचुएशन को क्लियरली समझ रहा था। भले ही वो ह्यूमंस की वॉर्स में ऑफिशियली इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है उसे सब पता था। एल्डर्स हुआन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं डेथ बैटल के लिए नहीं आया, लेकिन तुम श्रेक एकेडमी को प्रोवोक कर रहे हो और मैं इसका गार्डियन हूँ। मैं चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ कैसे देख सकता हूँ? उसकी आवाज़ में डिटर्मिनेशन भरा हुआ था। फिर उसने दीतियान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमारी करंट सिचुएशन पर खुश मत हो। अगर श्रेक एकेडमी डिस्ट्रॉय हो गई तो इसका नुकसान ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट को भी होगा। सन मून एम्पायर बहुत एम्बिशियस है। अगर एक दिन उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को कॉन्कर कर लिया तो क्या तुम्हें लगता है कि वो सोल बीस्ट को इग्नोर कर देंगे? एल्डर्स हुआन की बातें सीधा दीतियान के दिल पर लग रही थीं। उसने आगे कहा, जब वो दिन आएगा, ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट उनके बैकयार्ड से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। वो जब चाहे सोल बीस्ट को हंट करेंगे और सोल रिंग्स कलेक्ट करेंगे, और तब शायद तुम भी उन्हें रोक नहीं पाओगे। ये वर्ड सुनते ही दीतियान का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दीतियान गुस्से से गरजा। अगले ही सेकंड उसने अपना राइट फिस्ट आगे बढ़ा दिया। उसके पीछे खड़ी गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग की मैसिव शैडो भी साथ में रोर करते हुए अटैक कर गई। सिर्फ उस रोर की वाइब्रेशन ही आसमान और जमीन को हिला देने के लिए काफी थी। लेकिन एल्डर्स हुआन बिल्कुल नहीं डरा। उसकी आंखें पूरी तरह गोल्डन येलो हो गई। उसने अपनी मार्शल सोल की पावर को एक्सट्रीम लिमिट तक रिलीज कर दिया। उसके पीछे गॉडली टाउटिए बुल का जाइगेंटिक फैंटम सामने आया और सीधा ब्लैक ड्रैगन किंग की तरफ चार्ज कर गया। दोनों लेजेंडरी बींग्स एक दूसरे की तरफ बढ़े। एक तरफ बीस्ट गॉड दीतियान का सुप्रीम ड्रैगन ब्लड लाइन था और दूसरी तरफ एल्डर्स हुआन की गॉडली टाउटिए ब्लड लाइन। एल्डर्स हुआन को पिछली बैटल याद आ गई जब उसने एल्डर मू की मदद से टाउटिए ब्लड लाइन एक्टिवेट करके दीतियान को टेम्परेरीली स्वलो कर लिया था। उसी वजह से बीस्ट वेव रुक गई थी और श्रेक एकेडमी को सर्वाइव करने का प्रेशियस टाइम मिला था। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। अब एल्डर्स हुआन अल्टीमेट डुल्वो बन चुका था, लेकिन फिर भी वो टाउटिए की ट्रू डिवाइन पावर को कंप्लीटली अवेकन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसके सामने खड़ा बीस्ट गॉड पहले से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। अगले ही पल दोनों जायंट मार्शल सोल फैंटम्स और उनके मास्टर्स एक साथ टकरा गए और जिस मोमेंट ये कोलिजन हुआ, आसमान और जमीन दोनों वायलेंटली शेक कर उठे, जैसे दो सुप्रीम रूलर्स अपनी डोमिनेंस डिसाइड करने के लिए फाइनल क्लैश में उतर आए हों। आसमान का माहौल एक पल में पूरी तरह बदल जाता है। अचानक अंधेरा छा जाता है और अगले ही पल हवा में चमकती हुई रोशनी फैलने लगती है। कई 100 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई क्लाउड्स और फॉग एक ही झटके में गायब हो जाती हैं। उनके हटते ही इतनी भयानक और दबाव भरी स्पिरिट वेव्स आसमान की ऊंचाई तक फैल जाती हैं कि देखने वाले हर इंसान का दिल कांप उठता है। सबसे अजीब बात ये थी कि आसमान में सूरज की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ येलो और पर्पल ब्लैक एनर्जी एक दूसरे से टकराती हुई दिख रही थी, जैसे दो अलग अलग वर्ल्ड्स की पावर्स आमने सामने खड़ी हों। ये टेरिफाइंग और मजेस्टिक सीन देखकर हर कोई शॉक में था।
चाहे श्रेक सिटी हो या सन मून एम्पायर की विशाल आर्मी, सबकी नज़रें आसमान पर टिकी हुई थीं। बहुत कम लोग समझ पा रहे थे कि इस फिनोमिनन का असली मतलब क्या है, लेकिन इतना सबको पता था कि आज की बैटल श्रेक एकेडमी के फ्यूचर का फैसला करने वाली है। इसी बीच जोंगली वू धीरे से शूजी के पास आता है और हल्की आवाज में पूछता है, कमांडर, हम अटैक कब करेंगे? शूजी शांत रहते हुए सिर हिलाती है और कहती है, अभी नहीं, हमें वेट करना होगा। पहले देखते हैं कि बैटल किस डायरेक्शन में जाती है। फाइनल रिजल्ट सामने आने दो। फिर वो जोंगली वू की तरफ मुड़कर कहती है, इंपीरियल ट्यूटर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये सुनकर जोंगली वू थोड़ा हैरान हो जाता है। वॉर गॉड एम्प्रेस का इतने विनम्र तरीके से सवाल पूछना बहुत रेयर बात थी। शूजी धीमी आवाज में पूछती है, आपके हिसाब से बीस्ट गॉड हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट है? इस बार जोंगली वू बिना एक सेकंड सोचे जवाब देता है, बहुत बड़ा थ्रेट। बीस्ट गॉड को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस माना जाता है। ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट का असली रूलर वही है। फॉरेस्ट के अंदर सोल बीस्ट्स का शिकार करना कोई मजाक नहीं है। मेरी मदर तक उससे अवॉइड करती है। शूजी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, दुर्भाग्य से तुम्हारी 9th सोल रिंग पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, वरना शायद बीस्ट गॉड को हंट करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होता। सोचो, अगर किसी को बीस्ट गॉड की सोल रिंग मिल जाए तो शायद वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बन सकता है। ये बात सुनते ही जोंगली वू कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। बीस्ट गॉड की सोल रिंग? उसने कभी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं था। आखिर जिस एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी वो दीतियान था, सोल बीस्ट वर्ल्ड का एब्सोल्यूट किंग, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके नाम से काउंटलेस एक्सपर्ट्स कांपते थे। लेकिन इंसान की ग्रीड की कोई सीमा नहीं होती। शूजी के शब्दों ने उसके दिल में एक ऐसी आग जला दी जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। सोल रिंग शायद उसके काम की ना हो, लेकिन अगर वो दीतियान की स्पिरिट का एक हिस्सा और उसके ओरिजिनल बॉडी का एक टुकड़ा हासिल कर ले तो, अगर वो उन्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक से पपेट में कन्वर्ट कर दे तो, बस ये सोचकर ही जोंगली वू के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। वो तुरंत कहता है, कमांडर, मुझे बीस्ट गॉड की सोल रिंग नहीं चाहिए। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसे एम्परर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। होली गोस्ट चर्च के सीक्रेट मेथड्स और एडवांस्ड सोल टूल्स की मदद से बीस्ट गॉड की सोल रिंग को काफी समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। उसकी आंखों में चमक और भी बढ़ जाती है। करंट एम्परर पहले ही टाइटल डाउलो बन चुके हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस नहीं। और बीस्ट गॉड सिर्फ सोल रिंग ही नहीं देगा, वो डेफिनेटली एक सोल बोन भी ड्रॉप करेगा। अगर सोल रिंग और सोल बोन क्राउन प्रिंस को मिल जाए तो फ्यूचर में वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट बन सकता है। शूजी इसकी बातें ध्यान से सुनती है। बाहर से वो इंटरेस्टेड दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंस रही थी। वो समझ गई थी कि जोंगली वू उसके ट्रैप में फंस गया है। दरअसल वो उसकी ग्रीड को टेस्ट कर रही थी और अब उसकी आंखों में छुपी हुई लालच साफ नजर आ रही थी। शूजी को पता था कि बीस्ट गॉड की सोल रिंग उसके बेटे के लिए सूटेबल भी नहीं होगी। दीतियान डार्क एट्रीब्यूट का ऑनर था, जबकि उसके बेटे का मार्शल सोल उससे मैच नहीं करता था। लेकिन फिर भी वो एक्टिंग जारी रखती है। वो उत्साह दिखाते हुए कहती है, ये आइडिया बुरा नहीं है इंपीरियल ट्यूटर, लेकिन बीस्ट गॉड के सबसे वैल्यूएबल ट्रेजर्स उसकी सोल रिंग और सोल बोन है। हम उन्हें रॉयल फैमिली को कैसे दे सकते हैं? अगर हमें बीस्ट गॉड को मारना है तो हमें आपकी हेल्प की जरूरत होगी। जोंगली वू हल्का सा मुस्कुराता है। उसके मन में चल रही कैलकुलेशंस अब और तेज हो चुकी थीं। वो कहता है, कमांडर, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। सोल रिंग और सोल बोन रॉयल फैमिली ले सकती है। मुझे सिर्फ बीस्ट गॉड की कॉर्ड्स चाहिए। रॉयल फैमिली के लिए उसकी बॉडी का कोई खास यूज नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल होगी। शूजी बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत मान जाती है। अगर हम सच में बीस्ट गॉड को मार सकते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। हमें जो मिलेगा सबके लिए फायदेमंद होगा। मैं आपकी कंडीशंस एक्सेप्ट करती हूँ। ये सुनकर जोंगली वू के दिल की धड़कन और तेज हो जाती है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे दीतियान की कॉर्प्स मिल गई तो क्या होगा। उसे सिर्फ बीस्ट गॉड की स्पिरिट का एक छोटा सा हिस्सा प्रिजर्व करना होगा। उसके बाद वो गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग को एक टेरिफाइंग पपेट में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। एक ऐसा पपेट जिसके पास बीस्ट गॉड की मॉन्स्ट्रस फिजिकल स्ट्रेंथ होगी। एक ऐसा पपेट जो उसकी कमांड फॉलो करेगा, और उस पपेट की पावर पर भरोसा करके वो सीधा अल्टीमेट डाउनलोड रेल्म तक पहुंच सकता था। ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी कि कोई भी एक्सपर्ट उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। लेकिन जोंगली वू बाहर से बिल्कुल शांत बना रहा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट का एक भी निशान नजर नहीं आया। वो गहरी आवाज में कहता है, बीस्ट गॉड से डील करना आसान नहीं है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा। सबसे अच्छा रिजल्ट ये होगा कि एल्डर श्वान उसे हेविली इंजर कर दे। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभर आती है। उससे भी बेहतर होगा अगर एल्डर श्वान खुद बीस्ट गॉड के हाथों मर जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम एक ही मूव में 2 बड़े एनिमीज से छुटकारा पा लेंगे। ये कहकर वो कॉन्फिडेंस से मुस्कुराता है। चिंता मत कीजिए कमांडर, जब सही वक्त आएगा होली गोस्ट चर्च बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। सूजी ने जोंगली वू को सीधा जवाब दिया कि वो होली गोस्ट चर्च के सारे ऑफेंसिव सोल टूल्स को सपोर्ट देने का ऑर्डर दे देगा। बाहर से देखो तो लग रहा था कि सन मून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च एक ही साइड पर हैं, लेकिन जैसे ही जोंगली वू और उसके इविल सोल मास्टर्स वहां से निकले, सूजी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उस मुस्कान के अंदर छुपा था एक डेडली ट्रैप।
एल्डर सू ने भी हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में होली घोस्ट चर्च को बीस्ट गॉड की कॉप्स हासिल करने में मदद करने वाले हैं। तब सूजी ने शांत स्वर में कहा कि हाँ, जब तक बीस्ट गॉड को खत्म किया जा सकता है। यही सुनते ही एल्डर सू सब समझ गया। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें एक तीर से दो शिकार होने वाले थे। अगर बीस्ट गॉड मर जाता है तो एम्पायर का सबसे बड़ा खतरा खत्म, और अगर होली घोस्ट चर्च उसकी कॉप्स के लालच में फंस जाता है तो उनका भी अंत तय था। सूजी ने कुछ ही पलों में एक ऐसा जाल बुन दिया था जिसमें लालच खुद सबसे बड़ा वेपन बन गया। लेकिन इसी वक्त असली बैटल अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी। आसमान के बीच एल्डर सुआन और दीतयान की टक्कर ने पूरे एरिया को हिला दिया। जब दोनों अलग हुए तब सबने देखा कि दुनिया के सबसे पावरफुल ह्यूमन प्रोटेक्टर्स में से एक एल्डर सुआन को भी पीछे ढकेल दिया गया था। उनका चेहरा हल्का लाल था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उन्हें समझ आ गया था कि बीस्ट गॉड को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस क्यों कहा जाता है। टकराव के दौरान एल्डर सुआन को ऐसा लगा जैसे वो किसी अनंत समुंदर से टकरा गए हों। दीतयान की पावर का कोई अंत महसूस ही नहीं हो रहा था। हर तरफ सिर्फ डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन और ओवरवेलमिंग प्रेशर था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि दीतयान ने पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। वो पीछे हटते हुए अटैक कर रहा था और इसी वजह से एल्डर सुआन अभी तक सुरक्षित थे। दीतयान ने शांत लेकिन अथॉरिटी से भरी आवाज में कहा कि श्वानजी, तुम अभी भी मुझसे बहुत दूर हो। हुआ युहाओ को बाहर लाओ। मुझे उससे सिर्फ कुछ सवाल पूछने हैं। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तुम्हें भी मारना नहीं चाहता। लेकिन एल्डर सुआन कब हार मानने वाले थे। उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि ऐसा मत समझना कि तुम जीत गए हो। अगले ही पल एक अद्भुत दृश्य सामने आया। एल्डर सुआन एक कदम आगे बढ़े और उनके पीछे खड़ा गॉडली टाउटिया बुल जोर से गरजने लगा। फिर एल्डर सुआन हवा में गायब हो गए और उनकी मार्शल सोल पूरी तरह रियलिटी में बदल गई। गॉडली टाउटिया बुल ट्रू बॉडी। आसमान में एक विशाल डिवाइन बीस्ट खड़ा था जिसके सिर्फ दर्शन ही लोगों के दिलों में कंपन पैदा कर सकते थे। उसके लंबे सिंग गोल्डन येलो लाइट से चमक रहे थे। अगले ही पल वो पागल तूफान की तरह दीतयान की तरफ दौड़ा। हर कदम के साथ आसमान हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों थंडर एक साथ गरज रहे हों। बुल के पैरों के नीचे से काउंटलेस येलो लाइट्स प्लेयर्स निकले और सीधे गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग को घेर लिया। ये कोई आम अटैक नहीं था, ये ग्रेविटी कंट्रोल था। भयंकर ग्रेविटेशनल फोर्स ने स्पेस को मोड़ना शुरू कर दिया। हर तरफ क्रशिंग प्रेशर फैल गया जो दीतयान के शरीर को तोड़ देना चाहता था। लेकिन दीतयान सिर्फ एक गहरी सांस लेकर रह गया। उसने धीरे से कहा कि अगर तुम इतना ही मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा लेसन सिखाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगे। ये कहकर उसने अपना दाहिना हाथ ब्लैक ड्रैगन किंग के सिर पर रखा और उसे आसमान की तरफ उठाया। तब एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। 1000 मीटर से भी ज्यादा लंबा ब्लैक ड्रैगन किंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। उसका पूरा शरीर दीतयान के हाथ की तरफ खिंचता चला गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे समुद्र का पानी किसी विशाल वर्लपूल में समा जाता है। कुछ ही पलों में वो जाइजेंटिक ड्रैगन गायब हो गया और उसकी जगह दीतयान के हाथ में एक विशाल स्वॉर्ड प्रकट हुई। स्वॉर्ड का हैंडल लगभग 3 फीट लंबा था और ब्लेड 8 फीट से भी ज्यादा। हैंडल एक ब्लैक ड्रैगन के रूप में बना हुआ था जबकि ब्लेड गहरे पर्पल रंग की थी। जैसे ही ये स्वॉर्ड प्रकट हुई पूरे आसमान में एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वॉर्ड की एक ही स्लैश हेवन को 2 टुकड़ों में बांट सकती हो। दीतयान की पीठ के पीछे काउंटलेस ब्लैक लाइट्स उभर आईं जो मिलकर एक जायंट ब्लैक होल का रूप लेने लगी। वो ब्लैक होल सब कुछ निगलने को तैयार लग रहा था। नीचे श्रेक सिटी के अंदर टैंक सेक के मेंबर्स भी ये सब देख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ा स्वॉर्ड फैनाटिक जी जोजिन पर। जैसे ही उसने दीतयान के स्वॉर्ड को देखा उसका पूरा शरीर कांप गया। अगले ही पल उसकी नाक से खून बहने लगा। जिंगजियान घबरा गई और तुरंत उसका सहारा लेकर पूछने लगी कि क्या हुआ। लेकिन जी जोजिन सिर्फ सिर हिला सका क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि अभी क्या हुआ है। उसने अपनी स्वॉर्ड पावर का इस्तेमाल करके दीतयान के स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस करने की कोशिश की थी और उस एक पल ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसने महसूस किया कि दीतयान की स्वॉर्ड सिर्फ एक वेपन नहीं थी, वो उसकी मार्शल सोल थी, उसकी विल पावर थी, उसका पाथ था और उसकी एब्सोल्यूट डोमिनेंस का प्रतीक थी। ये दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग की स्वॉर्ड थी। जी जोजिन के लिए ये एक रेवलेशन था। वो बहुत समय से सोल डुअलोरल में अटका हुआ था। सोल कोर बनाना उसके लिए असंभव सा हो गया था। दूसरे कल्टिवेटर्स के रास्ते उसके लिए काम नहीं कर सकते थे। उसे अपना खुद का पाथ बनाना था और आज पहली बार उसने उस पाथ की एक झलक देखी थी। इसी एहसास के साथ वो तुरंत जमीन पर बैठ गया और मेडिटेशन में चला गया। उसके लिए दीतयान और एल्डर सुआन की ये बैटल सिर्फ एक वॉर नहीं थी, ये उसके भविष्य का दरवाजा खोलने वाली एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी थी। और जब आसमान में बीस्ट गॉड अपनी टेरिफाइंग स्वॉर्ड लेकर खड़ा था तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगला बार पूरी बैटलफील्ड की तकदीर बदलने वाला था। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़ और साथ ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।